नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, महाकुंभ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सरकार को चेतावनी। महाकुंभ के सेक्टर 19 में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, भारत की धरती पर गोमाता का रक्त बहे, यह हम सभी सनातनी गोभक्तों के माथे पर एक बड़ा कलंक है। अब गोभक्तों की पीड़ा असहनीय हो गई है। सभी गोभक्त संतों ने यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार 17 मार्च 2025 तक गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे। गाय की तस्करी बंद हो, अन्यथा 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देंगे। गो प्रतिष्ठा निर्णय दिवस मनाया जाएगा। इसमें आगे की रणनीति तय होगी। जब देश में दूसरे दलों की सत्ता थी तो उनसे आशा नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब जब देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की सत्ता पिछले 10 वर्षों से है तो ऐसे में इनसे आशा होना स्वाभाविक है। योगी सरकार ने बजट से पहले खोला पिटारा। शासन ने विभिन्न जिलों के 35 मार्गों को चौड़ा करने के लिए 575 नए करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में इन मार्गों के लिए 112.56 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। हालांकि इन मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य अब नए वित्तीय वर्ष में ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में ही लोक निर्माण विभाग को कम से कम 45 से 50 दिन लगेंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा बहराइच, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हरदोई, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, प्रयागराज, फतेहगढ़, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, पीलीभीत, आगरा व झांसी के 35 मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल किया गया था, जिसे अब स्वीकृति प्रदान की गई है। लापरवाह बैंक अफसरों के खिलाफ कानपुर डीएम के तल्ख तेवर। जिलाधिकारी ने सोमवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने योजना के तहत लोन वितरण में लापरवाही करने पर बैंक अफसरों को चेतावनी दी। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखने और लापरवाह बैंकों का उत्तरदायित्व तय कर उनके अफसरों पर कार्रवाई करने की बात कही। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने, अधिक से अधिक रोजगार सृजन, प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए कानपुर में 3000 युवा उद्यमियों को आवरण वितरित किया जाना है। योजना में 5 लाख रुपए तक लोन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बैंक वितरित करेंगे। महाकुंभ में महाजाम के बीच सीएम योगी ने कई बड़े अफसर प्रयागराज भेजे। आज माघ पूर्णिमा स्नान और महाजाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़े अफसरों के साथ बैठक की। प्रयागराज में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लौटने के तुरंत बाद लखनऊ में सीएम योगी ने मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था पर अफसरों के साथ चर्चा की। इसके बाद कई बड़े अफसरों को प्रयागराज भेजा है। सीएम योगी की बैठक में प्रमुख बिंदु मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ जैसे हादसे की पुनरावृत्ति को रोकना रहा। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश सोमवार दोपहर में ही प्रयागराज पहुंच गए और कमान संभाल ली है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ मचने के बाद अफसरों ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लेकर कई बदलाव किए। इस शनिवार और रविवार को प्रयागराज में जिस तरह से भीड़ उमड़ी और वहां जाने वाले हर मार्ग पर किलोमीटर लंबा जाम लगा, लोगों को कई घंटे तक जाम में फंसना पड़ा। इस दौरान ही सामने आया कि माघ पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए रविवार से ही लोग प्रयागराज पहुंचने लगे। इससे वहां हर तरफ का मार्ग जाम हो गया। इस स्थिति से निपटने और माघ पूर्णिमा पर स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए शासन काफी सतर्क हो गया। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर लोकसभा में उठी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया, ओटीटी मंचों पर अश्लीलता फैलाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने और ट्रेनों में कुल्हड़ में चाय बेचे जाने जैसी मांगे भी हुई। सदन में शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से समाजवादी पार्टी सदस्य रमाशंकर राजभर ने कहा कि भोजपुरी भाषा दुनिया के 8 देशों में बोली जाती है और यह पूर्वांचल के घर घर में बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यूपी के इस जिले में मिला जमीनों का एक और बड़ा घोटाला। मुरादाबाद में जमीनों के मामले में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में एसआईटी गठित कर डीएम ने रिपोर्ट मांगी है। लाखड़ी फाजिलपुर गांव के गाठाओं में डांट और सेमी कॉलन जैसे चिन्हों का इस्तेमाल कर 8 गुने गाटा कर दिए गए। रियल टाइम खतौनी देखी गई तो उसमें सभी विभाजित गाटा मिलाकर 40,088 गाटे प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनके रकबों का कुल योग 5,879,508 हेक्टेयर आ रहा है। खतौनी के मूल गांठे 5,811 हैं और रकबा
802 5243 हेक्टेयर है। रियल टाइम खतौनी में देखने में आया है कि इस ग्राम के गाठाओं के आगे डॉट, सेमीकोलन आदि स्पेशल कैरेक्टर चिन्ह के जरिए यह घपला किया गया। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और नायब तहसीलदार भोजपुर की विशेष जांच कमेटी बनाकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। योगी सरकार ने आबकारी नीति में किया बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से ठंडी बियर के लिए लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। वर्ष 2025 से 26 के लिए घोषित की गई नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों में ठंडी बियर की बिक्री की सुविधा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके चलते शराब विक्रेताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई नीति में सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव शराब की कंपोजिट दुकानें खोलने को लेकर किया है। यूपी में अब सभी राज्य कर्मचारियों को देना होगा यह सहमति पत्र। यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों को त्रुटिवश ज्यादा वेतन मिल जाने पर वसूली के लिए अब उनसे पहले से ही सहमति पत्र लेगी। इस सहमति पत्र के आधार पर अधिक जारी हो गए वेतन की राशि वसूल होगी। वित्त विभाग ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एक विस्तृत शासनादेश जारी किया है। अभी तक सहमति की पत्र की अनिवार्यता न होने के कारण वसूली में दिक्कतें आने लगी और विभागीय मुकदमेबाजी शुरू हो गई। अब सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अगर अधिक वेतन मिल जाने पर अतिरिक्त धनराशि की वसूली के लिए गए संबंधित कार्मिक को एक सहमति पत्र देना होगा। इसमें प्रावधान है कि अगर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के चलते देयता से अधिक भुगतान हो गया है तो संबंधित कार्मिक के देयकों से वसूली समायोजन सुनिश्चित होगा। 2016 से अब तक जिन कर्मचारियों ने सहमति पत्र नहीं दिया है उनसे अब सहमति लेना अनिवार्य किया गया। जमीन आवंटन के बाद फैक्ट्री न लगने के मामलों की जांच कराएगी योगी सरकार। योगी सरकार निवेशकों को आवंटित हो चुके भूखंडों पर औद्योगिक परियोजनाएं न लग पाने के मामलों की जांच कराएगी। इससे पता चलेगा कि किन वजहों से फैक्ट्री नहीं लग पा रही है या लगने के बाद भी उत्पादन चालू नहीं हो पा रहा। सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई औद्योगिक इकाइयां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। यूपी में आए 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने में यह बड़ी पहल मानी जा रही है। इसमें 7,000 औद्योगिक परियोजनाओं में उत्पादन चालू हो गया है। चालू न होने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की होगी पहचान। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग को 6 पेज का पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उद्योग व निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी है कि औद्योगिक प्राधिकरणों क्षेत्रों में जिन औद्योगिक इकाइयों को भूखंड दिए गए हैं वह शीघ्र उत्पादन शुरू करें। यूपी पुलिस भर्ती दौड़ में 12 से अधिक महिला अभ्यर्थी बेहोश। मुरादाबाद में 9वीं वाहिनी पीएससी में आयोजित हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती दौड़ परीक्षा में 500 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था, लेकिन उसके स्थान पर 478 ने ही दौड़ में प्रतिभा किया। मैदान में दौड़ लगाते हुए 12 से युवतियां गिरकर चोटिल हो गईं, बेहोश हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 5 छात्राओं के पैर में फ्रैक्चर हो गया। एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महाकुंभ में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार। महाकुंभ 2025 के मौके पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार हो गई है। सीएम योगी ने महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही कहा था कि इस बार स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। उन्होंने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना जताई थी। महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान उस शिखर पर पहुंच गया है। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई। मंगलवार को सुबह 8 बजे तक करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। इसके साथ ही महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ पार हो गई है। अभी महाकुंभ को 15 दिन और 2 महत्वपूर्ण स्नान पर्व शेष हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि महाकुंभ के समापन तक स्नानार्थियों की संख्या 50 से 55 करोड़ के ऊपर जा सकती है। यूपी में आज से फिर बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। सोमवार को धूप की तल्खी ज्यादा रही, गर्म कपड़े पहनकर निकले लोगों को उलझन हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 फरवरी को फिर से तेज पछुआ चलेगी। इससे तापमान नीचे आएगा। 3 दिन तेज पछुआ चलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आई थी। इस वजह से ये आंधी जैसी हवा चली थी, वही वजह फिर बन रही है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डीएम दानिश के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ मौजूदा समय यूपी के ऊपर से गुजर रहा है। इसका असर आंशिक होने की वजह से ऊपरी वायुमंडल में हल्की बादलों की आवाजाही हो रही है।
लखनऊ में भीख मांगकर गुजारा कर रहे 7 जिलों के लोग, राजधानी लखनऊ में 7 जिलों के लोग भीख मांग रहे हैं। इन लोगों ने लखनऊ में झोपड़ियां बना ली हैं। सबसे ज्यादा बहराइच के लोग भीख मांगते मिले हैं। इनमें महिलाओं के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं। डीपीओ, डूडा तथा निजी संस्था की ओर से कराए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। लखनऊ के 2 गांवों के करीब 200 लोग भीख मांग रहे हैं। विभिन्न विभागों की टीमों ने 2 महीने पहले शहर में भिखारियों का सर्वे शुरू कराया था। डीपीओ विकास सिंह के मुताबिक सर्वे के आंकड़े आ गए हैं। इसमें पता चला है कि 7 जिलों के लोग राजधानी में भीख मांग रहे हैं। इनमें बहराइच ऐसा जिला है जहां के सबसे ज्यादा भिखारी चौराहों व बाजारों में भीख मांग रहे हैं। सर्वे से पहले 3,916 भिखारियों का मोबिलाइजेशन किया गया था। 5,312 भिखारी और मिले थे। इस तरह 9,228 भिखारी शहर में बताए गए। इसमें से लगभग 50% भिखारी अकेले बहराइच के ही हैं। हाटा में मदनी मस्जिद के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे को रविवार को दिन भर बुलडोजर चलाकर हटाया गया था। कब्जे वाली जमीन पर मस्जिद के नाम पर किए गए अवैध निर्माण को तो तोड़ दिया गया, लेकिन अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल हाटा पहुंचा है। इसमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, पूर्व विधायक राधेश्याम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके पहले कार्रवाई के बाद दूसरे दिन सोमवार को भी विपक्ष के कई नेताओं ने मौके का दौरा किया था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू भी थे। अपार आईडी की अनिवार्यता से खुल रहा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खेल वन नेशन वन स्टूडेंट स्कीम के तहत स्कूलों में स्टूडेंट्स की अपार आईडी बनवाई जा रही है। स्कूल में सभी प्रमाण पत्र की जांच हो रही है, तो जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ सभी प्रमाण पत्र में एक ही ब्यौरा दर्ज होना अनिवार्य दिख रहा है। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। ऐसे आधार सेवा केंद्रों पर जब माता पिता सेवा केंद्रों पर जा रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। ऐसा सुनते ही मां बाप हैरान रह जा रहे हैं। इसके बाद सही प्रमाण पत्र के लिए नए सिरे से उनकी भागदौड़ शुरू हो जा रही है। महाकुंभ में आरपीएफ इंस्पेक्टर ने रेलवे अधिकारी पर किया हमला। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थित झूसी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक विनय कुमार यादव पर हमला कर दिया। दरोगा ने रेलवे अफसर को पहले पीटा, फिर वॉकी टॉकी से उनका सिर फोड़ दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने झूसी रेलवे स्टेशन पर कामकाज बंद कर दिया और पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। पीएम आवास योजना में वंचित परिवारों को एक और मौका। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित रहे पात्र परिवारों को एक और अवसर मिला है। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने विकास भवन सभागार में योजना के तहत चल रहे सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सर्वेक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सरकार ने पात्र परिवारों को आवास प्लस ऐप पर अपने मौजूदा आवास और प्रस्तावित स्थल की ज्यू टैग फोटो सहित अन्य जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने खंड विकास अधिकारियों को प्रतिदिन सर्वे का स्थलीय सत्यापन करने का आदेश दिया है। विशेष रूप से जीरो प्रॉपर्टी, विधवा, दिव्यांगजन और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब किया, तलब बिना कानून किसी को भूमाफिया घोषित करना गलत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, बिना किसी कानून किसी को भूमाफिया घोषित करना गलत है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची को भूमाफिया सूची में शामिल करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा मांगा है। प्रकरण में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने आगरा निवासी बनवारी लाल की याचिका पर दिया है। याची को भूमि हड़पने वालों की सूची में शामिल किया गया है। इसे चुनौती दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों की 34 और संपत्तियां लखनऊ में मिली। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने लखनऊ में पाकिस्तानी नागरिकों की 34 और संपत्तियां चिन्हित की हैं। इनकी सूची 10 दिन पहले जिलाधिकारी को भेजी है। मुख्य पर्यवेक्षक ब्रिगेडियर यशपाल सिंह ने इन संपत्तियों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। पूछा है कि इन संपत्तियों पर कब्जा है या खाली है, कितना निर्माण है और किस स्थिति में है। यह संपत्तियां पाकिस्तान के संपन्न लोगों की हैं। उस समय इनका मालिक कोई जस्टिस था तो कोई बड़ा वकील, कोई नवाबों के खानदान का था तो कोई बड़ा बिजनेसमैन। बंटवारे के समय यह लोग काफी रईस थे। उनकी संपत्तियां लखनऊ में काफी प्राइम लोकेशन पर आज भी हैं। मौजूदा समय में एक एक संपत्ति की कीमत करोड़ों में है। डीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय इस पर फैसला लेगा। किन लोगों ने इन संपत्तियों पर कब्जा किया है, इसका भी पता किया जाएगा।
आशा वर्कर्स मानदेय बढ़ाने और बकाया भुगतान को लेकर सड़क पर उतरी। उत्तर प्रदेश की सैकड़ों आशा और संगिनी कार्यकर्ता एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आईं। मानदेय बढ़ाने, बकाया भुगतान और विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनके द्वारा किए गए कार्यों की उचित प्रतिपूर्ति न मिलने के खिलाफ आशा वर्कर्स यूनियन ने विधानसभा तक पैदल मार्च करने का निर्णय लिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चारबाग रेलवे स्टेशन से पैदल मार्च निकालकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। आशा वर्कर्स का कहना था कि सरकार उनसे दिन रात काम ले रही है, लेकिन उचित मानदेय नहीं दे रही। हमसे 24 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन सैलरी समय पर नहीं दी जाती। 2000 में घर नहीं चलता। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह कहा। लखनऊ में किसानों ने कर्ज माफी और फ्री बिजली मांगी। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की मंगलवार को गरीब किसान न्याय पदयात्रा का आगाज हुआ। गोसाईगंज से सुबह 10 बजे किसान कर्ज माफी और मुफ्त बिजली समेत 11 मांगों को लेकर नगराम की ओर निकले। पदयात्रा 20 फरवरी तक चलेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने पहले दिन किसानों के साथ 24 किलोमीटर की दूरी तय की। किसान गोसाईगंज से गंगागंज और हरदोइया बाजार होते हुए नगराम पहुंचे। इस दौरान किसान 9 चिन्हित स्थानों पर रात्रि विश्राम करेंगे, जहां स्थानीय किसानों द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। यात्रा लखनऊ जनपद की सभी तहसीलों से होकर गुजरेगी। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले महाकुंभ का कर रहे दुष्प्रचार। महाकुंभ के समापन के 15 दिन पहले ही संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार कर गई है। इस बीच प्रयागराज में लगजाम को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दलों के नेता सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि महाकुंभ समरसता और आस्था का संगम है, जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करके सभी श्रद्धालु एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था। ये वही लोग हैं जो नकारात्मकता पैदा करके भारत और सनातन के विरोध में सदैव खड़े रहते हैं और दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। यूपी में नक्शा पास कराने के नाम पर जेई ले रहा था 60,000 रुपए। अमरोहा में मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते विनियमित क्षेत्र के जेई व उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। जेई के कहने पर ही सहयोगी ने दुकान का नक्शा पास कराने के नाम पर 60,000 रुपए की रिश्वत ली थी। फिलहाल नगर कोतवाली में टीम दोनों से नगर कोतवाली में पूछताछ कर रही है। नगर के मोहल्ला जट्ट बाजार निवासी इमरान पाशा की कांट रोड पर दुकान है। वह दुकान की दूसरी मंजिल पर एक और दुकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा उसका नक्शा पास कराने के लिए उन्होंने विनियमित क्षेत्र में आवेदन किया था। मुरादाबाद में तिलक का हलवा रसगुल्ला खाकर 100 बीमार। मुरादाबाद के शादी समारोह में खाने के बाद 100 लोगों की हालत बिगड़ गई। खाना खाते ही लोगों को उल्टी दस्त होने लगी। इसके बाद 30 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। राजपाल सिंह के बेटे विपिन कुमार का लगन था। सोमवार शाम को कार्यक्रम होने के बाद लोग डिनर कर रहे थे, तभी अचानक एक के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ने लगा। पुलिस ने बीमार लोगों को सीएचसी तक पहुंचाया। कई को आसपास के प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती कराया। कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हलवाई बचा खाना लेकर भाग गया। घटना ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव की है। आलू सहकारी विपणन संघ का 13 फरवरी को चुनाव होगा। फर्रुखाबाद में आलू सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने पूर्व जिला महामंत्री विमल कटियार को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के निर्देश पर की गई इस घोषणा से कटियार के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। आगामी 13 फरवरी को सातनपुर आलू मंडी में होने वाले चुनाव के लिए विमल कटियार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आलू संघ में कुल 14 निदेशक पदों में से 8 सदस्य पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि 4 सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया गया है। यह चुनाव संघ के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रावतपुर से कंपनी बाग की तरफ टनल निर्माण शुरू। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर 2 के अंडरग्राउंड सेक्शन में टनल निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपलाइन पर गोमती टनल बोरिंग मशीन ने रावतपुर से कंपनी बाग चौराहे की दिशा में बढ़ते हुए कॉरिडोर 2 डिपो रैंप तक लगभग 620 मीटर लंबे टनल का निर्माण हाल ही में पूरा किया था। अब इस स्ट्रेच के डाउनलाइन में भी जल्द टनल निर्माण आरंभ होने जा रहा है। इसके लिए रावतपुर स्टेशन के निकट स्थित लॉन्चिंग शाफ्ट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की 6ठी टीबीएम मशीन के सभी हिस्सों को लोअर यानी जमीन के नीचे उतारने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रयागराज में 16 फरवरी को
कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग आई फॉरेस्ट के साथ साझेदारी में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन शीर्षक से एक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 16 फरवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में होगा। यह जलवायु सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट तेज हो रही है। ऐसे समय में धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं को स्थायी प्रथाओं और जलवायु कार्रवाई को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मेरठ मेवला फ्लाईओवर पर 12 फरवरी से रूट डायवर्जन। मेरठ में मेवला फ्लाईओवर पर सड़क निर्माण के चलते 12 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक रात के समय रूट डाइवर्ट किया जाएगा। मेवला फ्लाईओवर पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रूट डायवर्जन लागू रहेगा। ऐसे में फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहन चालकों को आगामी 2 मार्च तक एक तरफ की ही सड़क इस्तेमाल करने को मिलेगी। इस दौरान एक तरफ के यातायात को रोककर दूसरी तरफ की सड़क का निर्माण किया जाएगा। महाकुंभ में डुबकी के लिए मनमानी वसूली हो रही। नाव वाले भैया, संगम स्नान करवा दो, आप जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी। कुछ ऐसे गुहार लगा रही हैं त्रिवेणी संगम स्नान के लिए पहुंची श्रद्धालु। नाविकों पर सरकारी निगरानी न होने के चलते मेला प्राधिकरण की रेट लिस्ट भी कोई मायने नहीं रख रही। चाहे निजी हो या सरकारी नाविक, सभी त्रिवेणी संगम स्नान कराने के लिए मनमाने तरीके से रकम वसूल रहे हैं। 2 से 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है, जबकि मेला प्राधिकरण ने नाव से संगम स्नान के लिए अधिकतम किराया 150 रुपए तय कर रखा है। बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही सरकार से सवाल किया कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजर सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। अभी तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि महाकुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि 100 करोड़ लोगों के आने और श्रद्धालुओं के रहने का पूरा इंतजाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। मिर्जापुर में प्रति घंटे 21,000 वाहनों की आवाजाही। विंध्याचल धाम में मंगलवार को अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली, जहां प्रयागराज कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी के अनुसार धाम में प्रति घंटा औसतन 21,000 वाहनों का आवागमन दर्ज किया गया। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी और डीआईजी आरपी सिंह स्वयं अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए न्यू वीआईपी, पुरानी वीआईपी और सदर बाजार मार्ग से दर्शन की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में डीएम ने कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। लखनऊ में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर डीएम लखनऊ विशाख जी ने कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग, ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम, कंट्रोल कमांड सेंटर में प्राप्त शिकायतों और उनके निपटारे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। काशी विश्वनाथ में 7 किलोमीटर लंबी लाइन, 5 लाख ने के दर्शन। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ फिर उमड़ने लगी है। आज घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक के रास्ते खचाखच भरे हैं। श्रद्धालुओं की 7 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। शाम 4 बजे तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मंगलवार दोपहर तक 15 लाख भक्त काशी पहुंचे। अनुमान है कि अगले 48 घंटे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। काशी में इतनी भीड़ उमड़ने की 3 वजह हैं। पहला, माघी पूर्णिमा, दूसरा, संत रविदास जयंती और तीसरा, महाकुंभ का पलट प्रवाह। बुधवार को रविदास जयंती कार्यक्रम में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने के आसार हैं। केवल पंजाब से ही 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। बलरामपुर में 28 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। बलरामपुर जनपद के महाराजगंज तराई क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिली है। हरैया नारायणपुर कोवापुर मार्ग के 11.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का चौड़ीकरण 28 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। यह परियोजना न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि नेपाल के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी। लगभग 1 दशक से स्थानीय निवासियों द्वारा की जा रही मांग को तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने शासन तक पहुंचाया। सर्वे और बजट स्वीकृति के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कुमार शैलेंद्र के अनुसार
इस परियोजना को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगेगा। कानपुर प्रीमियर लीग में 13 खिलाड़ी लखपति। प्रदेश में पहली बार होने जा रही आईपीएल की तर्ज पर कानपुर प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों पर जमकर धन वर्षा हुई है। इस लीग में 13 खिलाड़ी लखपति बन गए हैं। बीते रविवार को गैंजेस क्लब में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। खिलाड़ियों पर 6 फ्रेंचाइजियों ने कुल मिलाकर 17,70,000 रुपए खर्च की है। केपीएल की बोली में सबसे महंगे खिलाड़ी लखनऊ के कृतज्ञ कुमार सिंह रहे हैं। उन्हें 2,10,000 रुपए में कानपुर प्राइम इंडियंस ने खरीदा है। इसके अलावा इसी टीम ने दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी फैज खान को 1,50,000 रुपए में खरीदा है। कावड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बैठक की। बरकातपुर शुगर मिल में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें रूट डायवर्जन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी होगी। उत्तराखंड सीमा में प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाएगी। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत,